अगर आप मर्चेंट नेवी का मेडिकल देने वाले हैं इन फ्यूचर, या आपको देना है कभी भी, या आपका कभी भी मेडिकल है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं वीडियो की स्टार्टिंग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इस वीडियो में टिप्स एंड ट्रिक्स दिए हुए हैं मेडिकल को कैसे क्वालिफाई करना है, कैसे उसको अटेम्प्ट करना है, और मैंने पूरा मेडिकल अपना एक्सपीरियंस खुद का भी शेयर किया है मेडिकल का, और लास्ट में वीडियो में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई गई है। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज अबाउट मर्चेंट नेवी। तो यार इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल की पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। तो बढ़ते हैं यार मेडिकल के स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्या होता है मेडिकल में। पहले मैं आपको कुछ सारे के सारे टेस्ट के नाम बता दूंगा, कौन कौन से आपके टेस्ट होते हैं, और लास्ट में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगा मेडिकल के रिलेटेड। तो सबसे पहले क्या होता है, आपने इंटरव्यू दे दिया, एग्जाम वगैरह सब कुछ दे दिया, देन आपका लास्ट स्टेप जो बचता है वो मेडिकल टेस्ट है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें इसे हल्के में नहीं लेना है। कई लोग क्या है कि अरे मेडिकल ही तो है, हो जाएगा, मर्चेंट नेवी का मेडिकल है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेडिकल भी थोड़ा टफ होता है। हाँ, मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, इनसे ईजी होता है, बट इजी मतलब कि इजी नहीं होता है, इनसे थोड़ा सा नीचे वाला लेवल का होता है, इनके लेवल का नहीं होता है। बट आप इसको ये मत समझना कि बहुत ज्यादा इजी होता है, इजीली आपका मेडिकल क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। पहले आपका क्या होता है, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, सीक्वेंस वाइज बताऊंगा मैं आपको। वैसे तो आपको जो मेन है वो टेस्ट के मैं नाम बता दूंगा, सारे के सारे जो टेस्ट होते हैं। 2-3 फ्रेंड से मैंने बात की है, कुछ एक टेस्ट कुछ कंपनीज में नहीं होते, और कुछ एक टेस्ट होते हैं, कुछ एक एक्स्ट्रा 1-2-3 चीज़ एक्स्ट्रा होती है, किसी में नहीं होती है, तो वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। बट मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप अपनी फुल बॉडी मेडिकल पे थोड़ा ध्यान दें। पहले ये वीडियो यार अभी लाने का सिर्फ एक ही मोटिव है, क्योंकि अभी मेडिकल को टाइम है। तो अगर आप में अभी भी कोई कमी है या फिर कोई भी माइनस पॉइंट है, तो आप उसको थोड़ी बहुत खाना पीना करके, भाग दौड़ करके कवर कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। पहले होता है आपको 15 मिनट वहाँ पे एक फॉर्म वगैरह भरना पड़ेगा। डीजे शिपिंग अप्रूव डॉक्टर करता है मेडिकल, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भी आपका एड्रेस वेन्यू होता है, आपको वहां जाना होता है, एक फॉर्म भरना होता है, अपनी मेडिकल की फीस सबमिट करनी होती है। फीस डिपेंड करती है कंपनी टू कंपनी। स्कॉर्पियो है वो अपनी मेडिकल की फीस नहीं लेती, और जो आपका ARI हो गया वो 5000 लेता है, ग्रेट ईस्टर्न 3000 लेती है, और एक बैच के लिए 3500 लेती है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी कंपनी से स्पॉन्सर्ड हो, और उस हिसाब से आपकी फीस मैटर करती है। तो 5-6 हज़ार तक फीस जा सकती है मेडिकल की, और कम से कम 1-2 हज़ार भी हो सकती है, और स्कॉर्पियो लेती नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो जैसे ही आप फॉर्म वगैरह भर देंगे, फीस सबमिट कर देंगे, वो आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। और उसके बाद यार आपका सबसे पहले होता है चेस्ट का एक्सरे, उसके बाद आपका यूरिन टेस्ट। ये 2 टेस्ट होते हैं, फिर इनकी रिपोर्ट्स आती है, फिर आपको 15 मिनट बैठना होता है। तो फिर उसके बाद यार मैंने सारे के सारे टेस्ट लिख लिए हैं, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फिर आपका होता है हियरिंग टेस्ट। अब हियरिंग टेस्ट कैसे होता है मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ एक एग्जांपल देके। जैसे आप ये कान के पास कोई चीज़ लाके वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने क्या बोला या फिर क्या है वो चीज़, वो आपको बताना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा सिंपल सा टेस्ट होता है, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं होता। आपके ईयर्स भी टेस्ट होते हैं। ये बेसिकली इसके लिए होता है कि आपके ईयर ड्रम में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, ये सिर्फ उसके लिए चेक होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आपका होता है यार ECG। अब ECG आपके 2 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो नॉर्मल आपकी हार्ट बीट हो गई, इसको बताऊंगा मैं कैसे कंट्रोल में करना है, लास्ट में बताऊंगा मैं इसको। पहले आप टेस्ट के नाम बता रहा हूं मैं, उसके बाद लास्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। तो ECG यार पहले आपको क्या होता है, एक तो नॉर्मल ECG होता है जो आपकी हार्ट बीट वगैरह चेक करता है नॉर्मल है या नहीं है, और ये लास्ट में होता है। मैं बता देता हूँ, मेरा लास्ट में हुआ था। पूरे दिन मेडिकल चलता है यार, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8-9 बज जाते हैं आपका मेडिकल चलते चलते, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा दिन लगता है मेडिकल में। तो पहले मैं बता देता हूँ, और अगर आप में कोई दिक्कत है तो आपको नेक्स्ट डे फिर से मौका मिलता है। जैसे अगर आपको बेहोश वगैरह हो गए, वहाँ पे कुछ भी हो गया आपके साथ, या आपको दिखाई नहीं दे रहा है, कई लोग बच्चों के साथ होता है यार कि जो कमज़ोर होते हैं वो बेहोश वगैरह हो जाते हैं, तो उनका नेक्स्ट डे फिर मेडिकल होता है जो बच गया था। तो मैं आपको बता देता हूँ, पूरे दिन मेडिकल चलता है। तो अब ECG पे बात कर रहे थे, तो एक तो आपका नॉर्मल ECG हो गया। फिर आपकी हार्ट बीट चेक करने के लिए वो आपको 10 मिनट जो अपनी जिम में ट्रेडमिल होती है उस पर चलना होता है, फिर धीरे धीरे भागना होता है। 10 मिनट तक आपको ये करना पड़ता है। देन उसके बाद आपकी फिर से हार्ट बीट चेक होती है, पूरे बॉडी चेक होती है कि आप में कोई डिफेक्ट है कि नहीं है, हार्ट बीट नॉर्मल है या नहीं, और फिर 2-3 चीज़ और चेक करते हैं इसके बाद, मसल्स वगैरह। तो ये यार
आफ्टर ट्रेडमिल जब आप 10 मिनट रन कर लेते हैं तब आपका चेकअप होता है कि आपकी हार्ट बीट वगैरह नॉर्मल है या नहीं है। बेसिक सा होता है, ज़्यादा ये हार्ड नहीं होता, नॉर्मल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आता है आपका अल्कोहल ड्रग्स टेस्ट। ये मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने 15 to 20 डेज अल्कोहल कंज्यूम की है तो आपके ब्लड में आ जाएगा कि आपने अल्कोहल पी रखी है, वहीं की वहीं आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप अल्कोहल वगैरह कंज्यूम ना करें। वैसे तो 15 डेज, एक महीने पहले भी नहीं करें यार, क्योंकि ये फिर आपको लत वगैरह लग जाएगी, तो ये हो गई अलग बात। तो अगर आप अल्कोहल ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए, फिर आपको मेडिकल में मौका नहीं मिलेगा उस कंपनी में, फिर आपको सारी प्रोसीजर दोबारा करनी पड़ेगी। तो ये हो गया अल्कोहल ड्रग्स टेस्ट। अगर आपने 15 डेज में कंज्यूम की है तो आप वहां पे पकड़े जाएंगे। फिर आता है आई साइड। अब आई साइड मैं बता देता हूं, 6/6 होनी चाहिए आपकी, दोनों आई साइड 6/6 होनी चाहिए। और ये आपको पता है काफी सिंपल सा होता है, एक सर्टेन डिस्टेंस होता है। सर्टेन डिस्टेंस में आपको एक अपनी क्लोज करनी होती है और एक नीचे की लाइन पढ़नी होती है, जो ABCD 1 2 3 4 लिखा होता है इंग्लिश में, हिंदी में। तो वो आपको पढ़ना होता है, एक दोनों आंखों से पढ़ना होता है, एक एक बार आंख अपनी बंद करके, फिर आपका आई साइड टेस्ट ऐसे हो जाता है। तो ये था यार आई साइड टेस्ट। फिर इससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी आई साइड 6/6 है या नहीं है। 6/6 आई साइड होना कंपलसरी है मर्चेंट नेवी में। फॉर डेक साइड की बात कर रहा हूं मैं, तो 6/6 कंपलसरी है। फिर आपका आता है पाइल्स टेस्ट। तो पाइल्स टेस्ट भी हो गया। फिर आपके देखे जाते हैं नॉक नीज। नॉक नीज यार बहुत ही बड़ी दिक्कत है, तो आप उसको घर में भी चेक कर सकते हैं। आपको सावधान की पोजीशन में खड़ा होना है, जैसे मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगा नॉक नीज की, तो यहाँ पे फोटो आ गई होगी, इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। सावधान की पोजीशन में खड़ा होना है, तो जो आपके जो नीज है वो ऐसे टच नहीं करना चाहिए, जैसा फोटो में दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपके नॉक नीज चेक होते हैं। और फिर आता है आपका फ्लैट फुट। इसकी भी मैं अभी फोटो डाल रहा हूँ, ये भी आप देख लेना, नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों आ गए होंगे यहाँ पे, तो आप इसे नॉर्मली समझ जाएंगे। फिर आपका होता है ईयर, नोज और थ्रोट टेस्ट। अब मैं नोज में बता देता हूँ क्या होता है। कईयों के यहाँ पे जो नोज होती है वो ब्लॉक हो जाती है, बचपन से ही ब्लॉक होती है, 80% हिस्सा उसमें ब्लॉक होता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो उसको आप इजीली ऑपरेशन सर्जरी से ठीक करवा सकते हैं। ये एलिजिबल होंगे, आपको मौका दिया जाएगा मेडिकल में। जैसा कि मैंने एक भाई से पूछा था, तो बता रहे थे कि जिसका भी नोज ब्लॉक होती है उनको मौके दिए जाते हैं कि आप सर्जरी कराएं, एंड देन आपकी स्पॉन्सरशिप कैंसिल नहीं होती, वो नेक्स्ट बैच में आपको भेज देते हैं। तो फिर आपको एक मौका ज़रूर मिलेगा, तो आप वो चेक कर सकते हैं इजीली। वैसे तो पता ही होगा, जिसके भी नोज वगैरह ब्लॉक है तो पता चल जाएगा। और जो थ्रोट का टेस्ट होता है वो ज़्यादा कुछ नहीं होता, आपका थ्रोट चेक किया जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ईयर का जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, तो नोज, ईयर और थ्रोट टेस्ट। तो नोज का अगर आपको ये दिक्कत है तो आप जरूर एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, वो आपको गाइड कर देंगे। फिर छोटे मोटे टेस्ट और बचते हैं, जैसे आपका ब्लड प्रेशर चेक होता है, स्किन टेस्ट होता है, आपका बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स आप घर पे भी निकाल सकते हैं, 18.5 to 25 तक होना चाहिए, शायद इसके बीच में होगा तो आप नॉर्मल है, 25 से ऊपर होगा तो आप ओवरवेट हैं, और 18.5 से नीचे होगा तो आप अंडरवेट है। फिर आता है आपका BMI, बॉडी मास इंडेक्स। ये आप घर पे भी निकाल सकते हैं। आपको सिंपली क्या करना है, अपना वेट लेना है, इन केजीज लेना है। तो जैसे उसके डिवाइड में आपको अपनी हाइट का स्क्वायर करना है। जैसे आपका वेट अगर 65 है तो 65 डिवाइडेड बाय, अगर आपकी हाइट 178 सेंटीमीटर है तो उसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो आपका बॉडी मास इंडेक्स आ जाएगा। और कैलकुलेटर है आपके जो फोन में, आप वहां पे भी बॉडी मास इंडेक्स निकाल सकते हैं, गूगल पे भी इजीली निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना तो ये मैं बता देता हूं, आपका 18.5 से 25 के बीच में होना चाहिए। इन दोनों के बीच में है तो आप नॉर्मल हैं, और अगर आपका 25 से ऊपर चले गया तो आप ओवरवेट हैं, और 18.5 से नीचे रह गया तो आप अंडरवेट है। इसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर ज़्यादा है तो आप अपना वेट कम कर सकते हैं, और अंडरवेट है तो आप अपना खा पी के फैट वगैरह आप अपना वेट बढ़ा सकते हैं। तो इस वीडियो को पहले बनाने का मोटिव यही है कि आपको पता चल जाए सारी चीज़ों का, कि मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या हमें प्रिपेयर करना है। वो मैं लास्ट में बता दूंगा कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है मेडिकल टेस्ट। तो ये कुछ टेस्ट थे यार, इनका PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिख करके, कि सारे के सारे टेस्ट डाल दूंगा, मेन जो भी हैं सारे ही डाल दूंगा, मेन तो क्या, तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से टेस्ट है। लगभग मैंने सारे टेस्ट कवर कर दिए हैं।
सो यार मैं थोड़ा सा मेडिकल का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ फॉर मेल कैंडिडेट्स, हाइट और वेट का। ये जैसा कि मैंने पूछा था और देखा था मैंने वेबसाइट पे मेडिकल की, जो मेडिकल का मेल वगैरह आता है उस पर मैंने देखा था ये, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ कवर कर ही देता हूँ। तो मुझे लग रहा था यार ये पार्ट भी जरूर कवर करना चाहिए, मिनिमम हाइट और वेट का। तो मिनिमम हाइट फॉर बॉयज़ बता रहा हूँ, फॉर मेल कैंडिडेट बता रहा हूँ 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, इससे कम है तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मेडिकल एंड मर्चेंट नेवी। एंड अगर आपका वेट 42 kg से कम है फॉर मेल कैंडिडेट तो आपको अपना वेट भी बढ़ाना पड़ेगा और अपनी हाइट भी 150 से ज़्यादा रखनी पड़ेगी। तो फॉर मेल कैंडिडेट्स 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए आपकी और मिनिमम 42 kg आपका वेट होना चाहिए। अब आते हैं फीमेल कैंडिडेट की तरफ। तो फीमेल कैंडिडेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मेल कैंडिडेट से 5 सेंटीमीटर हाइट में आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। जैसे 150 सेंटीमीटर फॉर मेल है तो फीमेल की होगी 145 सेंटीमीटर जो उनकी साइड पे दिया हुआ था, और फीमेल कैंडिडेट का वेट होगा 40 kg। तो 2 kg का रिलैक्सेशन आपको वेट में मिल गया है और 5 सेंटीमीटर का आपको हाइट का रिलैक्सेशन मिल गया है। तो यार ये मेल और फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया हो गया फॉर मेडिकल। तो ये कुछ टेस्ट थे, इसका PDF में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो अब आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ, कैसे आपको मेडिकल क्वालिफाई करना है। तो यार कुछ चीज़ें होती हैं परमानेंट, उनको स्किप नहीं किया जा सकता। जैसे आपकी जो फ्रैक्चर हो गया है, बीच में से आपकी बोन जो है बिल्कुल टूट गई है, तो उसको स्किप नहीं किया जा सकता। उसका तो आपको बहुत ज़्यादा लंबा ट्रीटमेंट चलता है, उसी के बाद होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ एक छोटे छोटे पॉइंट बताऊंगा जिसको 1-2 महीने में इम्प्रूव किया जा सकता है, और वो मैं बताऊंगा एक बी फार्मासिस्ट के साथ। तो चलिए यार आगे की बात उन्हीं से करते हैं, कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिकल। तो मैंने जैसे आपको बताया परमानेंट डैमेज होता है, एक तो जो बॉडी में कभी ठीक नहीं हो सकता, मतलब उसका बहुत ही लंबे टाइम तक इलाज चलता है, और एक बार अगर आप आउट हो गए उस चीज़ के चक्कर में तो फिर आप आउट ही रहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं और कुछ स्टूडेंट हैं जो कुछ अपनी कमी की वजह से मेडिकल में आउट हुए थे, तो आपके साथ वो ना हो इसके लिए आपके लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है इस वीडियो में। तो चलिए यार देर किस बात की, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा हम उन्हीं से ही बात करते हैं, उन्हीं से ही टिप्स लेते हैं फॉर मेडिकल। तो चलिए यार Let's go. Form up on me. तो चलिए यार आप वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जो जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टार्टिंग में कि मैं आपको मेडिकल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, तो मैंने एक हेल्थ रिलेटेड पर्सन को के साथ कांटेक्ट करके उनसे बातचीत करके पहले ही मैंने शूट के बारे में इनको बता दिया था। तो थैंक यू जो आप हमारे साथ टाइम निकाल के, हमारे सब्सक्राइबर के लिए आपने टाइम निकाला और हमारे साथ यहाँ डिस्कशन के लिए आ गए हैं। तो अब आगे की बात मैं इन्हीं से करूँगा। पहले हम इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे इन्हीं से, फिर आगे की मैं आपको कुछ एक पॉइंट्स बताऊँगा, मतलब ये आपको कुछ एक पॉइंट्स बताएंगे, हम इनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे फिर ताकि आप अपना मेडिकल अच्छे से क्लियर कर सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन खन्ना एंड जैसे कि मैं आपको बता दूं, आई एम ए फार्मासिस्ट एंड मुझे 12 ईयर का एक्सपीरियंस है काफ़ी कंपनियों में, मेडिकल कंपनियों में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंश्योरेंस एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग में। तो मैं आप को आज अपने मेडिकल को आसानी से क्लियर करने के रिलेटेड कुछ टिप्स बताऊंगा जो पीयूष जी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो चलिए पहले मैं बताता हूँ आपको कि जैसे जो हमारे काफ़ी स्टूडेंट हैं मर्चेंट नेवी से रिलेटेड, और उनका काफ़ी मेरे पास मैसेज भी आया था, तभी मैंने आपसे कुछ एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब कवर किए हैं इस वीडियो में। तो पहले आप ये बता दीजिए यूरिन टेस्ट को हम कैसे आसान बने, उसको मेंटेन कैसे करें, जैसे कोई ताकि आउट ना हो मेडिकल में यूरिन टेस्ट की वजह से। जी, जब हम कोई भी किसी भी फील्ड का मेडिकल देने जाते हैं तो उसमें यूरिन टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है, और यूरिन टेस्ट को सबसे पहले हमें ठीक करने के लिए या ठीक आए वो रिपोर्ट में, उसके लिए हमें अपनी किडनी जो फंक्शन है बॉडी में उसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सबसे पहले राजमा खाना ही चाहिए, क्योंकि राजमा एक ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस प्रोवाइड कराता है किडनी को। सेकंड पॉइंट है हमारा पानी पीना, जो कि सभी लोग बताते हैं, डॉक्टर्स बताते हैं, बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे, हमारी बॉडी की सारी जो वेस्ट मटेरियल है वो यूरिन के जरिए निकल जाता है। और हमें पानी कितना पीना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ एक शॉर्ट फॉर्म में। वैसे तो बहुत बड़ा इस पर हम बता सकते हैं, पॉइंट्स मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताऊंगा जिससे कि आप इजीली इसको अपने यूरिन टेस्ट को पास कर सके। पानी आपको इतना पीना है कि आपके यूरिन का कलर यूरिन जैसा ना आए, मतलब कि यूरिन का कलर मोस्टली आप सोचते होंगे येलोइश होता है, वो वैसा नहीं आना चाहिए, सिंपल पानी जैसा आना चाहिए।
अब आप देखिए कि आपको कितना पानी पीना है, हर घंटे में 1 गिलास पीना है, 2 गिलास पीना है, वो आपकी कैपेसिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीजिए और यूरिन का कलर पानी जैसा लाइए। ओके ओके, तो मतलब मेन आपके पॉइंट्स हैं, ये तो काफ़ी अच्छे पॉइंट है यार ये। और एक और बात बताइए आप हमें, जैसे हीमोग्लोबिन जो टेस्ट होता है उसको बैलेंस कैसे करें, क्योंकि उसकी वजह से भी काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हमारे मेडिकल में टेस्ट होते हैं तो यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट 2 ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट में सबसे ज़्यादा हीमोग्लोबिन मैटर करता है, और हीमोग्लोबिन एक मेडिकल लाइन से जाके अगर हम बताएं तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें टाइम चाहिए, लेकिन मैं आपको कुछ छोटी 2-3 टिप्स बताऊंगा जिससे कि आप अपने हीमोग्लोबिन को जल्दी कम टाइम में और स्ट्रोंगली लंबे टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप पालक खाइए, और टाइम के अनुसार जो भी हरे पत्तेदार सब्जियां आती है वो खा सकते हैं, लेकिन पालक आपको 12 मंथ मिलता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पालक खाएंगे तो आपको 15 से 20 दिन में आपका हीमोग्लोबिन बढ़ जाएगा, आयरन बढ़ेगा पालक से, तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा ब्लड में। दूसरा, आप खाइए केला और गुड़, क्योंकि गुड़ और केले में आयरन होता है, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं खाना है, इनको थोड़ा थोड़ा रेगुलर खाना है। ओके ओके, बस अगर ये लंबे टाइम के लिए खाने हैं, और पालक को ज़्यादा खा के भी आप कम टाइम में अपना आयरन बढ़ा सकते हैं। आयरन बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। ओके ओके, मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं जैसे जो अपने जो गुड़ वगैरह स्टार्ट किया है उसको ऐसा नहीं है कि आप हर 2 घंटे में गुड़ खा रहे हैं तो आपका आयरन ज़्यादा बढ़ जाएगा, हीमोग्लोबिन ज़्यादा चला जाएगा, तो उसको आप एक स्मॉल अमाउंट में और डेली रेगुलर बेसिस पे आपको खाना है, ये इनका मतलब है यहाँ पे। हाँ, जिनका अगर अपने जो मार्कर है जैसे कि 13, 14, 15 होना चाहिए हीमोग्लोबिन ब्लड में, तो वो आप जिनका नॉर्मल है, जिनको थोड़ा बढ़ाना है, तो वो आप केले से और अपना गुड़ से भी बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा पालक को अगर यूज करें 2-3 दिन में तो बढ़ जाएगा, लेकिन जिसका ज़्यादा कम है तो उसको डेली पालक खाना है और गुड़ केले भी रोज़ डेली खाने हैं। अब जो मेन दूसरी बात तीसरी बात आती है, थर्ड क्वेश्चन जो मुझे आपसे करना है वो है जैसे चेस्ट एक्सरे। जो चेस्ट एक्सरे नॉर्मल कैसे रखा जाए, मतलब कई बच्चे, क्योंकि मेरा जो स्टार्टिंग में हुआ था वो चेस्ट का एक्सरे ही हुआ था और मैं डर रहा था कि क्या होगा, तो उसको कैसे नॉर्मल किया जाए। देखो, चेस्ट एक्सरे में 2-3 चीज़ें आती है आपके मेडिकल में, मैंने कई बार देखा है कि चेस्ट एक्सरे कराती है, दूसरा हमारा ब्रीथिंग टेस्ट होता है, तीसरा हमारा एक पॉइंट होता है लंग्स टेस्ट। तो तीनों तीनों पॉइंट एक कोलरेट करते हैं। तो इन तीनों चीज़ों के लिए मैं आपको 2-3 पॉइंट बताऊंगा जो तीनों में ही काम करेंगे। सबसे पहले तो है कि स्मोकिंग और ड्रिंकिंग आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे फर्स्ट है, अगर आपने कुछ भी मेडिसिन खाई और कुछ भी आपने खाने की चीज़ें खा के आपने सोचा कि मैं अपने इन टेस्ट को पॉजिटिव ला सकता हूँ, और आप ड्रिंकिंग स्मोकिंग करेंगे तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी खा लीजिए। सबसे पहले ड्रिंकिंग स्मोकिंग नहीं करना है, या बिल्कुल मिनिमाइज। दूसरी बात यह है कि आप अपना थोड़ा सा व्यायाम कीजिए, और ब्रीथिंग के लिए 2 अनुलोम विलोम एंड एक अपना योगा होता है अनुलोम विलोम, दूसरा होता है कपालभाति। दोनों योगा अपने लंग्स को पावर देते हैं, और लंग्स को मतलब जो टेस्ट होते हैं, जो भी होते हैं लंग्स के टेस्ट होते हैं, चेस्ट एक्सरे होते हैं, उनको सबको पॉजिटिव ला देंगे। तो ये योगासन और थोड़ा सा परहेज, ड्रिंकिंग और स्मोकिंग बिल्कुल नहीं। ओके ओके, मतलब ड्रिंकिंग और स्मोकिंग तो आपको वैसे भी नहीं करनी है, क्योंकि आपका जब अल्कोहल ड्रग टेस्ट होगा तो वहाँ पे आप पकड़े जाएंगे अगर मिनिमम आपने 1 वीक पहले या 15 डेज पहले। एक पॉइंट मैंने पहले भी कवर किया है मेडिकल के जो स्टार्टिंग में कवर किया था इस वीडियो में, कि ड्रिंकिंग और स्मोकिंग अगर आपने कर ली तो आप वहीं रिजेक्ट हो जाएंगे, फिर आप उस कंपनी में नहीं जा पाएंगे, वो आपके में स्टैंप लगा देगी। तो लास्ट में और 2-3 मेन पॉइंट और आते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करते हैं। जैसे ECG है वो भी होता है और थोड़ा लास्ट में होता है, तो ECG कैसे नॉर्मल आएगा हमारा, क्या करें जिससे हमारा ECG नॉर्मल आए, और ब्लड प्रेशर को आप जैसे मैंने इनसे डिस्कस किया था पहले भी, वीडियो के पहले भी मैंने इनसे डिस्कस किया था, तो आप इन दोनों को कैसे रिलेट करेंगे, ब्लड प्रेशर और ECG को? कोलरेट करने की जरूरत नहीं है पीयूष जी, ये दोनों ही आपस में एक दूसरे को कोलरेट करते हैं। फर्स्टली तो मैं फ्रेंड्स आपको ये बता देता हूँ कि इन दोनों चीज़ों के लिए अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए, किसी भी अच्छे डॉक्टर से, कार्डियोलॉजिस्ट से। लेकिन अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन है तो मैं आपको घर के छोटे मोटे नुस्खे बता देता हूँ, या फिर इनको कैसे सही कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ये बता देता हूँ। ECG और ब्लड प्रेशर दोनों को ही हम कम और ज़्यादा में बांटते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर है, किसी को कम होता है, सुना होगा आपने, किसी को ज़्यादा होता है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर। तो लो के लिए आपको थोड़ा एनर्जेटिक फूड खाना पड़ेंगे, जैसे कि कॉफ़ी लीजिए, फैट लीजिए, आयरन, मल्टीविटामिन्स, जितने भी मतलब न्यूट्रिशंस होते हैं वो आपको खाने पड़ेंगे।
जिससे कि आपका कम ब्लड प्रेशर थोड़ा सा अप हो। सेकंड, जो अपर ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में जिसको, उसको कंट्रोल करने के लिए हमें सबसे पहले अपने ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को कम करना पड़ता है, तभी हमारे ब्लड प्रेशर जो है वो कम आएगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हमें फैट बंद करना पड़ेगा, NaCl नमक बंद करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। और जो ज़्यादा फैटी फूड है, बाहर का जो हम बोलते हैं जंक फूड है, पिज़्ज़ा वगैरह है, या फिर जो भी मतलब सारे आ जाते हैं जिसमें फास्ट फूड में, वो सब बंद करने पड़ेंगे। तो उनसे आप अपना ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल, ये है डाइट चार्ट। दूसरा, आपको थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, साइकिलिंग, रेसिंग, इस तरह से करेंगे तो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल आ जाएगा। अगर थोड़ा होता है ज़्यादा के लिए आप ब्लड प्रेशर चला लीजिए। मीन्स अगर आपका ज़्यादा वेरी करता है, वो आपका डॉक्टर बता देगा, आपको रिकमेंडेशन दे देगा कि आपका ज़्यादा है, तो वो मेडिसिन वगैरह रिकमेंड कर देंगे, ठीक है। और अगर एक हद तक है तो फिर वो कंट्रोल किया जा सकता है। सारी चीज़ें एक लिमिट तक कंट्रोल की जा सकती है। वो अगर अपनी लिमिट पार कर दे तो वो मेडिसिन के ऊपर जाते हैं। मेडिसिन पे तो हमें तब जाना पड़ता है जब हम शुरू से अपने बॉडी की केयर नहीं कर रहे हैं और उस प्रॉब्लम को बढ़ाते रहे। परहेज अगर माँ बाप ने बताया या किसी फ्रेंड ने बताया वो करते नहीं है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर में बताया घी मत खाओ, लेकिन फिर भी हम खाते रहते तब मेडिसिन की जरूरत आती है। लेकिन अगर आप शुरू से ही अपने को मेंटेन रखेंगे, कम खाएंगे, लिमिट से खाएंगे, थोड़ा खाएंगे, थोड़ा वेजिटेबल, थोड़ा घी, थोड़ा दूध, तो कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, कंट्रोल में रहेगा, कभी प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ठीक है यार, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा था आपके साथ कवर करना। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे सब्सक्राइबर्स को इतनी अच्छी नॉलेज दी। एक और पॉइंट आपको मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जो आज के टाइम में प्रॉब्लम आ रहा है, पीयूष आपने भी उसके बारे में डिस्कस नहीं करा, क्योंकि पहले ये जो मेडिकल में होता था ये प्रॉब्लम नहीं आती थी, लेकिन इस टाइम में जो हमारे जो एटमॉस्फेयर हो रहा है उसमें बहुत ज़्यादा ये फर्टिलाइजेशन यूज हो रहा है, उस वजह से स्किन की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो स्किन की प्रॉब्लम की वजह से भी मेडिकल में थोड़ी काफ़ी बार प्रॉब्लम फेस होती है बच्चों को। किसी को फंगल इन्फेक्शन है, किसी को एलर्जेटिक इन्फेक्शन है, या फिर जो इन्फेक्शन होता है स्किन का मोस्टली वो ऐसे पार्ट्स पे होता है जहाँ पे मेडिकल्स के जो पर्सन्स होते हैं वो ज़रूर चेक करते ही करते हैं। बिल्कुल। तो उसमें क्या है कि स्किन में सबसे बेस्ट ये है कि हमें सिट्रिक एसिड वाले फूड खाने चाहिए, रस वाले, से संतरा, मौसमी। दूसरा, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, जो कि हम यूरिन के पॉइंट में पहले ही डिस्कस कर सकते हैं, करा है हमने। तो यूरिन के लिए जैसे पानी इंपॉर्टेंट था, ऐसे ही स्किन के लिए भी पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो आपको कभी भी स्किन की, आइज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सब पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए तो स्किन की भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। तो यार ये ज़्यादा भी अगर आपको कोई स्किन पे कोई पॉइंट नोटिस हो रहा है कि मुझे स्किन पे रैसेज है या कुछ है, तो घर का नुस्खा है, सिर्फ नारियल तेल थोड़ा सा लीजिए और उसमें थोड़ा सा कपूर जो हम पूजा में यूज करते हैं उसको थोड़ा पीस के मिक्स करिए, लोशन बनाइए और अपने घर पे लगाइए, तो थोड़ी बहुत जो आपकी स्किन की प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ओके यार, ये पॉइंट मैं खुद भूल गया था, थैंक यू जो आपने याद दिलाया। क्योंकि मेरा एक फ्रेंड था विशाल नाम का, मैं यहाँ नाम भी ले देता हूँ उसका, उसको सेम स्किन डिजीज थी और वो उस वेटिंग में गया था, वो मतलब उसको रिजेक्ट किया था, बाद में उसे बहुत दिक्कत आई थी, वो उसको पता है। कमेंट सेक्शन में शायद आप कमेंट भी कर दीजिए अगर विशाल आप वीडियो देख रहे हैं तो यार ये आपने बहुत अच्छी बात बताई मुझे। तो थैंक यू सो मच, आपने जो हमारे साथ टाइम निकाला, इतनी इंपॉर्टेंट बात हमारे सब्सक्राइबर के साथ शेयर की, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन। तो मैंने आपको मेडिकल के बारे में बता दिया, क्या क्या मेडिकल में होता है और कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं मेडिकल के लिए, कैसे आप टैकल कर सकते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बता दी। अब आप इनके लिए वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और मेरे लिए वीडियो को एक बार शेयर जरूर कीजिए ग्रुप्स में, ताकि जो और स्टूडेंट हैं उनको हेल्प मिल सके इस वीडियो से। तो जरूर यार वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि ये मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे, सब में बताया मेडिकल में ये हो गया, मैंने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की है। तो अगर ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको कैसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड जय हिंद।